नमस्कार साथियों, नेट जेआरएफ प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल गजानन दांडगे और युगेन हिंदी अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पर हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और सेट परीक्षा की। यदि आप हिंदी विषय से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक सटीक यूट्यूब चैनल पर हैं। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिए। आप यदि टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो युगेन हिंदी एकेडमी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यदि आप व्हाट्सएप चैनल पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो युगेन हिंदी नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल है। आप यदि मुझसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, सवाल जवाब करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरा इट्स राहुल डी 98 नाम से अकाउंट है। वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और सवाल जवाब कर सकते हैं। साथियों, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैंने बीए और एमए हिंदी विषय से किया है। पीजीडीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन मेरा हुआ है। मैंने महाराष्ट्र की सेट एग्जाम पास की है। नेट की एग्जाम मैंने 3 बार पास की है और उसके साथ साथ मैं जेआरएफ होल्डर हूँ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप रिसर्च कार्य अभी कर रहा हूँ। साथियों, हम उपन्यासों पर आधारित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को देख रहे हैं और हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर बाणभट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास पर आधारित प्रश्नोत्तरी का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने वह वीडियो देखा नहीं हो तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए। चलिए आज के हम वीडियो पर चर्चा करते हैं, आज के हमारे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है तमस उपन्यास पर आधारित प्रश्नोत्तरी। भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस, उस पर आधारित लगभग 50 से अधिक सवालों पर इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए हमारे इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा तमस उपन्यास में उल्लेखित कांग्रेस की सदस्यता का नियम नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा तमस उपन्यास में उल्लेखित कांग्रेस की सदस्यता का नियम नहीं है? ऑप्शन ए, सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो। ऑप्शन बी, शुद्ध हाथ की कती हाथ की बुनी खादी पहनता हो। ऑप्शन सी, चरखा काटता हो। या ऑप्शन डी, रोज सुबह 6 बजे उठता हो। साथियों, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी, रोज सुबह 6 बजे उठता हो, क्योंकि यह कांग्रेस की सदस्यता का नियम नहीं था। बाकी तीनों के तीनों, सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो, शुद्ध हाथ की कती हाथ की बुनी खादी पहनता हो और चरखा काटता हो, यह कांग्रेस की सदस्यता के नियम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आज के अतीत आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, राजेंद्र यादव। ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र। ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। या ऑप्शन डी, यशपाल। साथियों, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। आज के अतीत यह भीष्म साहनी की आत्मकथा है। हमारा तीसरा सवाल है, भिवंडी नगर में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद भीष्म साहनी ने कौन सी किताब लिखना आरंभ किया था? साथियों, भीष्म साहनी जब मुंबई में रहते थे तब मुंबई में वहाँ के भिवंडी नगर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। उन दंगों को देखने के बाद भीष्म साहनी को रावलपिंडी में जो दंगे हुए थे पाकिस्तान में, जब भीष्म साहनी पाकिस्तान में रहते थे, उन दंगों की याद आती है और उन दंगों को भीष्म साहनी ने एक किताब का रूप दिया जिस किताब का नाम है तमस। और इस तमस उपन्यास में रावलपिंडी में जो 5 दिनों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उन 5 दिनों की कहानी व्यक्त की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भीष्म साहनी को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भीष्म साहनी की कौन सी कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए, मैयादास की माड़ी। ऑप्शन बी, नीलू नीलिमा नीलोफर। ऑप्शन सी, कड़िया। या ऑप्शन डी, तमस। आप सभी को इसका जवाब पता होगा। तमस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कब सम्मानित किया गया है? 1976 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1973। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भीष्म साहनी के निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाइए। अब देखिए, इस तरह के सवाल यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आपको नाटकों को, उपन्यासों को, या हम कहेंगे कि कहानी संग्रहों को या कविता संग्रहों को क्रम से लगाने के लिए सवाल आते हैं। और हम यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए, यूजीसी नेट के सिलेबस में हमें भीष्म साहनी का एक उपन्यास पढ़ना है तमस, उसके साथ साथ भीष्म साहनी की 2 कहानियां पढ़नी है। एक है चीफ की दावत और दूसरी है अमृतसर आ गया। और इसीलिए हमें भीष्म साहनी की जो रचनाएं हैं, उपन्यास है, नाटक है, कहानी संग्रह है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, भीष्म साहनी ने जो नाटक लिखे हैं उन नाटकों का हमें सही से क्रम लगाना है।
एक हानुश, दूसरा नाटक है माधवी, तीसरा नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, चौथा नाटक है मुआवजे, पांचवा नाटक है रंग दे बसंती चोला और छठा नाटक है आलमगीर। अब देखिए इसकी एक ट्रिक है, इन नाटकों को यदि आपको याद करना हो, क्रम से याद करना हो, तो इसकी एक ट्रिक है। हा माधवी बाजार में मुंह रंग देने वाले आलम है, तो हा से हनुष, माधवी से माधवी, बाजार में से कबीरा खड़ा बाजार में, मुंह से मुआवजे, रंग से रंग दे बसंती चोला और आलम से आलमगीर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन नाटकों को क्रम से याद कर सकते हैं। हानुश, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। तो इसका क्रम क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन ए, इस सवाल का जवाब ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसके बारे में जानकारी मैंने पहले ही आपको दे दी है। तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन बी 1973। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, 7वां सवाल है, भीष्म साहनी के निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाइए। पहला उपन्यास झरोखे, दूसरा कड़िया, तीसरा तमस, चौथा बसंती, पांचवा नीलू नीलिमा नीलोफर। अब देखिए इन उपन्यासों का क्रम कैसे है। अब इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक है, वो ट्रिक भी मैं बताता हूँ, लेकिन इसका क्रम झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती, नीलू नीलिमा नीलोफर इसी तरह का है, यानी 1 2 3 4 5 ये इसका क्रम है, यानी कि ऑप्शन बी इसका जवाब है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनके उपन्यासों को यदि हमको याद करना है तो उस पर एक ट्रिक है, उस ट्रिक के आधार पर हम इनके उपन्यासों को याद करते हैं। देखिए इनका पहला उपन्यास है झरोखे जो कि 1967 में प्रकाशित हुआ, दूसरा उपन्यास है कड़िया जो कि 1970 में प्रकाशित हुआ, तीसरा उपन्यास है तमस जो कि 1973 में प्रकाशित हुआ, चौथा उपन्यास है बसंती जो कि 1980 में प्रकाशित हुआ, पांचवा उपन्यास है मैयादास की माड़ी जो 1988 में प्रकाशित हुआ, छठा उपन्यास है कुंतो जो कि 1993 में प्रकाशित हुआ, सातवां उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलोफर जो कि 2000 में प्रकाशित हुआ और आठवां उपन्यास है जय हिंद की सेना जो कि 2010 में प्रकाशित हुआ। इन उपन्यासों को आपको क्रम से याद रखना है। अब याद कैसे करेंगे, तो एक ट्रिक है, झरोखे की कड़ियां लगाकर, झरोखे की कड़ियां लगाकर तमस करके, तमस का अर्थ क्या होता है? अंधकार, अज्ञान। तो झरोखे की कड़ियां लगाकर तमस करके बसंती मैया दास की माड़ी पर गई। झरोखे की कड़ियां लगाकर तमस करके बसंती मैया दास की माड़ी पर गई और वहां पर जाके उसने क्या किया, तो कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर इनको इकट्ठा किया और जय हिंद की सेना बनाई। फिर से एक बार देखिए, झरोखे की कड़ियां लगाकर तमस करके बसंती मैया दास की माड़ी पर गई और वहां पर उसने कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर को इकट्ठा करके जय हिंद की सेना बनाई। तो इस तरह से आप इन सभी उपन्यासों को याद कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हमारा 8वां सवाल है, भीष्म साहनी के निम्नलिखित कहानी संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाएं। 1 भाग्य रेखा, दूसरा पहला पाठ, तीसरा भटकती राख, चौथा पटरिया। तो साथियों इसका जवाब भी 1 2 3 4 इस तरह से है, क्योंकि उनका पहला जो कहानी संग्रह है, उनका जो पहला कहानी संग्रह है उसका नाम है भाग्य रेखा, उनका जो दूसरा कहानी संग्रह है उसका नाम है पहला पाठ। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि भीष्म साहनी का जो दूसरा कहानी संग्रह है उसका नाम पहला पाठ है। फिर तीसरा कहानी संग्रह है भटकती राख, चौथा कहानी संग्रह है पटरिया। तो इसका क्रम 1 2 3 4 यानी ऑप्शन सी इसका जवाब है, 1 2 3 4। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर आने से पहले भीष्म साहनी के जो कहानी संग्रह है उन पर हम चर्चा करेंगे। उन कहानी संग्रह को आपको किस तरह से याद करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इनका पहला कहानी संग्रह है भाग्य रेखा, पहला कहानी संग्रह है भाग्य रेखा, दूसरा कहानी संग्रह है पहला पाठ, तीसरा कहानी संग्रह है भटकती राख, चौथा कहानी संग्रह है पटरिया, पांचवा कहानी संग्रह है वांगचू, छठा कहानी संग्रह है शोभा यात्रा, सातवां कहानी संग्रह है निशाचर, आठवां कहानी संग्रह है पाली और 9वां कहानी संग्रह है डायन। अब आप इसे किस तरह से याद करेंगे, तो याद कीजिए, भाग्य रेखा पहला पाठ पढ़कर, भाग्य रेखा पहला पाठ पढ़कर भटकती रही, भाग्य रेखा पहला पाठ पढ़कर भटकती रही और कहां पर भटकती रही? पटरियों पर भटकती रही।
उसके बाद वांगचू की शोभा यात्रा निकली, उसके बाद वांगचू की शोभा यात्रा निकली और उस शोभा यात्रा में लोग कहने लगे कि निशाचर पाली डायन है, निशाचर पाली डायन है। भाग्य रेखा पहला पाठ पढ़कर भटकती रही। कहाँ पर भटकती रही? पटरियों पर। वांगचू की शोभा यात्रा उसने देखी और वांगचू की शोभा यात्रा में लोग कह रहे थे निशाचर पाली डायन है, निशाचर पाली डायन है। तो इस प्रकार से आप भीष्म साहनी के कहानी संग्रह को याद कर सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल है, नत्थू किसके कहने पर सुअर काटता है? ऑप्शन ए कयामत अली, ऑप्शन बी मुराद अली, ऑप्शन सी इरफान अली या ऑप्शन डी मुजम्मिल शेख। साथियों, तमस उपन्यास का पात्र है नत्थू चमार। मुराद अली के कहने पर नत्थू चमार 5 रुपए में एक सुअर को काट देता है और सुबह सुबह एक छकड़ा आके, उस छकड़े का जो ड्राइवर होता है एक ईसाई धर्म का होता है, वो क्या करता है, सुबह सुबह छकड़ा लाता है और उस छकड़े पर उस मरे हुए सुअर को डालकर सुबह सुबह लेकर जाता है। अब आगे इस उपन्यास में पता चलता है कि उस मरे हुए सुअर को कुछ लोगों ने मस्जिद की सीढ़ियों पर डाल दिया है। आप सभी को पता है कि मुस्लिम समाज में सुअर के प्रति किस तरह की भावना है और आपको ये भी पता है कि हिंदू समाज में गाय के प्रति हिंदुओं की क्या भावना है। अब जैसे ही मस्जिद की सीढ़ियों पर उस मरे हुए सुअर को देखा जाता है तो मुस्लिम समाज उद्विग्न हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो शरारत है जरूर हिंदुओं की शरारत है और इसलिए आगे चल के कुछ मुस्लिम गाय को मार देते हैं और फिर हिंदुओं और मुस्लिमों में तनातनी बढ़ जाती है और इसका रूप आगजनी और दंगे ले लेते हैं। तो साथियों, इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब है मुराद अली के कहने पर नत्थू सुअर को काटता है। चलिए हम अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला सवाल है, मुराद अली नत्थू को सुअर काटने के लिए कितने रुपए देता है? इसका भी जवाब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 5 रुपए देता है। मुराद अली नत्थू चमार को 5 रुपए देता है और सुअर मारने के लिए कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, तमस उपन्यास में से कौन सा पात्र जिला कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी है? ऑप्शन ए मास्टर रामदास, ऑप्शन बी बख्शी जी, ऑप्शन सी देशराज या ऑप्शन डी शंकर। साथियों, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी बख्शी जी। बख्शी जी यह जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुल्ला मियाँ मिसाल ची तीनों एक समान, मुल्ला मियाँ मिसाल ची तीनों एक समान, लोकानु दसन चानना आप हनो जान। उपर्युक्त शेर निम्नलिखित में से किस उपन्यास में आया है? बताइए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उपर्युक्त शेर आया है? अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं तमस उपन्यास और इसी पर हम प्रश्नोत्तरी की चर्चा कर रहे हैं, तो आप तो इजीली इस सवाल का जवाब दे देंगे कि तमस उपन्यास में यह शेर आया है। लेकिन जब सभी उपन्यासों के सवाल मिश्रित रूप से आपके सामने आएंगे तब आपकी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए ध्यान से पढ़िए कि मुल्ला मियाँ मिसालची तीनों एक समान, लोकानु दसन चानना आप हनो जान, ये जो शेर है ये तमस उपन्यास में आया है। चलिए हम अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला सवाल है डॉट डॉट डॉट। एक ऐसा आदमी था जो आंदोलन हो या न हो जेल जाता रहता था। आंदोलन हो या न हो जेल जाता रहता था। जलसे हो या न हो शहर में स्वयं तकरीरें करता रहता था। हर आए दिन शहर में कहीं ना कहीं उसकी पिटाई हो जाया करती थी, यानी पीटता भी था वह। खाली जगह पर किस पात्र का नाम आएगा? ऑप्शन ए मेहता, ऑप्शन बी शंकरलाल, ऑप्शन सी कश्मीरी लाल या ऑप्शन डी जर्नेल। तो साथियों, इस सवाल का जवाब है जर्नेल। ये थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त था और कहीं पर भी जाकर तकरीरें करते रहता था, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताता था। पाकिस्तान बनने की जब चर्चा होने लगी तो यह जर्नल कहता था कि महात्मा गांधी कहते हैं कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा और मैं भी यही कहता हूं कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। इस तरह का व्यक्ति होता है और जब दंगे होने लगते हैं तो उन दंगों में इसे लोग मार देते हैं। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला सवाल है, तमस उपन्यास का निम्नलिखित में से कौन सा पात्र कांग्रेस का काम करने के साथ साथ बीमा का काम करता था? बीमा पता है ना आपको? तो तमस उपन्यास का कौन सा ऐसा पात्र है जो कांग्रेस के काम को करने के साथ साथ बीमा का भी काम करता था? ऑप्शन ए मेहता, ऑप्शन बी कश्मीरी लाल, ऑप्शन सी शंकरलाल या ऑप्शन डी जर्नेल। साथियों, इस सवाल का जवाब है मेहता। मुझे बताइए कि एक मेहता नाम का पात्र किसी एक उपन्यास में भी आया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिस्टर मेहता नाम का पात्र किस उपन्यास में आया है।
चलिए हम हमारे अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रभात फेरी में जरावी लगन आजादी दी लग गई जिन्ना दे मन दे विच, यह गीत कौन गाता है? ऑप्शन ए बख्शी जी, ऑप्शन बी मास्टर रामदास, ऑप्शन सी जर्नेल या ऑप्शन डी कश्मीरी लाल। साथियों इस सवाल का जवाब है मास्टर रामदास। मास्टर रामदास यह गीत गाता है प्रभात फेरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, यह हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहे जो कहे, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती। तमस उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महमूद, ऑप्शन बी अजीज, ऑप्शन सी मुराद अली या ऑप्शन डी कयामत अली। तो साथियों मुस्लिम लीग का एक कार्यकर्ता होता है, उसका नाम होता है महमूद। तो ये जो महमूद है इस तरह की बात कहता है बख्शी जी से कि यह हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहे जो कहे, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती। तो ये कौन कहता है? ये कहता है महमूद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, रिचर्ड और लीजा किस उपन्यास के पात्र हैं? तो यूजीसी नेट की परीक्षा में यह सवाल पहले ही आ चुका है। रिचर्ड और लीजा किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन ए बाण भट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन बी जिंदगी नामा या ऑप्शन सी तमस या ऑप्शन डी गोदान। तो तमस उपन्यास का पात्र है रिचर्ड और लीजा। रिचर्ड और लीजा किस उपन्यास के पात्र हैं? तमस उपन्यास के पात्र हैं। चलिए अगला सवाल है, बड़ा आसान है लीजा, मुसलमानों के नामों के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे शब्द लगे रहते हैं। देखिए रिलेट कीजिए। बड़ा आसान है लीजा, मुसलमानों के नामों के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे शब्द लगे रहते हैं, जबकि हिंदुओं के नामों के पीछे ऐसे शब्द जैसे लाल, चंद, राम लगे रहते हैं। रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशन दीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू और जो इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान। तमस उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रिचर्ड, ऑप्शन बी ह्यूबर्ट, ऑप्शन सी मिस कैथरीन या ऑप्शन डी रॉबर्ट। चलिए बताइए। तो साथियों इस सवाल का जवाब है रिचर्ड, जो कि डिप्टी कमिश्नर होता है और यही दंगे करवाता है और दंगे रोकता भी नहीं है। और जब दंगे पूरी तरीके से लोगों को मार देते हैं, 103 गांवों को जला देते हैं, फिर तब जाके इसको होश आता है और फिर ये क्या करता है, गांवों और शहरों के ऊपर से एक एरोप्लेन उड़ा देता है। और उस दौरान एरोप्लेन उड़ने की इतनी दहशत होती थी कि लोग अपने अपने घरों में घुस जाते थे, क्योंकि उस दौरान मतलब क्या हो चुका था आपको पता है कि विश्व युद्ध द्वितीय हो चुका था और ऊपर से बॉम्ब गिरते थे और लोगों को इसकी चिंता होती थी कि कहीं एरोप्लेन अगर हमारे ऊपर से चला गया और उसने हमारे ऊपर बॉम्ब गिरा दिया तो हम मर जाएंगे। इसीलिए लोग घरों में छुप जाते थे और फिर एरोप्लेन उड़ाकर इसने दंगे शांत कर दिए, ऐसा यह कहता है। कौन? रिचर्ड कहता है। तो यह है तमस उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र रिचर्ड। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। बंगले के बाहर होता हूं तो हिंदुस्तान के किसी शहर में होता हूं, बंगले के बाहर होता हूं तो हिंदुस्तान के किसी शहर में होता हूं, बंगले में लौटता हूं तो पूरे हिंदुस्तान में लौट आता हूं। तमस उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? ऑप्शन ए हर्बर्ट, ऑप्शन बी जैक्सन, ऑप्शन सी रिचर्ड या ऑप्शन डी जॉनसन। तो साथियों इस सवाल का जवाब भी रिचर्ड है। रिचर्ड इस तरह की बात कहता है। हमारा अगला सवाल है, सभी हिंदुस्तानी चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं, छोटे से उकसाने पर भड़क उठने वाले, धर्म के नाम पर खून करने वाले, सभी व्यक्तिवादी होते हैं और सभी सफेद चमड़ी वाली औरतों को पसंद करते हैं। तमस उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हर्बर्ट, ऑप्शन बी ह्यूबर्ट, ऑप्शन सी रिचर्ड या ऑप्शन डी जैक्सन। आपको इस सवाल का जवाब देना है। दोस्तों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी रिचर्ड। रिचर्ड इस तरह की बात कहता है और किससे कहता है? लीजा से कहता है, जो कि उसकी पत्नी है। चलिए अगला सवाल, बहुत चालाक नहीं बनो रिचर्ड, मैं सब जानती हूं, देश के नाम पर यह लोग तुम्हारे साथ लड़ते हैं और धर्म के नाम पर तुम इन्हें आपस में लड़ाते हो, क्यों? ठीक है। उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? देखिए इस वाक्य के माध्यम से भीष्म साहनी ने अंग्रेज हमारे ऊपर किस तरह से हुकूमत करते थे, किस तरह से फूट डालो और राज करो इनकी नीति होती थी कि यह हिंदू और मुस्लिमों को बांट देते थे आपस में और फिर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते थे, हिंदू मुस्लिम सिख आपस में लड़ते रहते थे और ये अंग्रेज अपना शासन बराबर आराम से चलाते थे। तो अंग्रेजों की जो नीति है
उसका पर्दाफाश करने के लिए ये वाक्य लीजा के माध्यम से भीष्म साहनी ने कहलवाया है। तो ये वाक्य किसने कहे हैं, ये उद्धरण किसका है, कथन किसका है, ये लीजा का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डार्लिंग हुकूमत करने वाले ये नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है। डार्लिंग हुकूमत करने वाले ये नहीं देखते कि प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है, उनकी दिलचस्पी तो ये देखने में होती है कि ये किन मायनों में एक दूसरे से भिन्न है। तमस उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रिचर्ड, ऑप्शन बी जैक्सन, ऑप्शन सी ह्यूबर्ट या ऑप्शन डी जॉनसन। तो इस सवाल का जवाब दोस्तों आप सभी को पता है, सवाल का जवाब है रिचर्ड, जो कि डिप्टी कमिश्नर होता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल है, लगता है शहर पर चीलें उड़ेंगी, आसार बहुत बुरे हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मास्टर रामदास, ऑप्शन बी मेहता जी, ऑप्शन सी जर्नरेल या ऑप्शन डी बख्शी जी। साथियों इस सवाल का जवाब है बख्शी जी। बख्शी जी कहते हैं कि लगता है शहर पर चीलें उड़ेंगी, आसार बहुत बुरे रखते हैं। चलिए हम हमारे अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल है, तमस उपन्यास में प्रधान के बेटे रणवीर की उम्र कितनी बताई है? तमस उपन्यास में एक पात्र है रणवीर, जिसे हिंसा करने के लिए प्रवृत्त किया जाता है, जिसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है हिंसा करने के लिए, लोगों को मारने के लिए। तो इस रणवीर की उम्र कितनी बताई है? रणवीर की उम्र बताई है 15। कितनी उम्र है? उपन्यास में रणवीर की उम्र 15 बताई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, तमस उपन्यास में लाला लक्ष्मी नारायण के नौकर का नाम क्या है? तमस उपन्यास में लाला लक्ष्मी नारायण के नौकर का नाम क्या है? हल्कू, नानकू, रघु या मुन्ना? इस सवाल का जवाब है दोस्तों नानकू। तमस उपन्यास में लाला लक्ष्मी नारायण के घर का जो नौकर है उसका नाम नानकू है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल जो कि 26वां सवाल है, शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है। शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। यह कथन तमस उपन्यास में किसका है? ऑप्शन ए रिचर्ड, ऑप्शन बी हर्बर्ट, ऑप्शन सी बख्शी जी या ऑप्शन डी हयात बख्श। अब देखिए ये जो रिचर्ड होता है ये डिप्टी कमिश्नर है, हर्बर्ट है वह अमेरिकी पादरी है जो कि एक कॉलेज का प्रिंसिपल है, बख्शी जी जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी है और हयात बख्श मुस्लिम लीग का एक कारकुन है। अब देखिए ये जो कथन है कि शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं, यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सवाल है, शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है, यह कथन हर्बर्ट का है जो कि एक कॉलेज का प्रिंसिपल है। चलिए हम अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला सवाल है, वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। उपर्युक्त शेर कहकर मुनादी करने वाला पात्र कौन सा है? तमस उपन्यास का कौन सा पात्र यह शेर कहकर मुनादी करता है? ऑप्शन ए जर्नेल, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी बख्शी जी या ऑप्शन डी मास्टर रामदास। साथियों इस सवाल का जवाब है बी शंकर। शंकर जो होता है वह इस तरह से मुनादी करता है, वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तस्कर है आसमानों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, हिंदू जाति की सामूहिक रक्षा के लिए लड़कों को लाठी चलाना सिखाने हेतु लाला लक्ष्मी नारायण ने कितने रुपए दिए थे? अब ये जो प्रधान होते हैं लाला लक्ष्मी नारायण, ये एक पात्र इसमें देवव्रत नाम का जो कि अखाड़ा चलाता है, जो कि बच्चों को, किशोरों को हिंसा करने के लिए प्रवृत्त करता है, उनको लाठी चलाना सिखाता है, तलवार चलाना सिखाता है। तो हिंदू जाति की सामूहिक रक्षा के लिए लड़कों को लाठी चलाना सिखाने हेतु लाला लक्ष्मी नारायण ने कितने रुपए दिए थे? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन बी 500 या ऑप्शन डी 600 रुपए। तो लाला लक्ष्मी नारायण यह जो कि एक प्रधान होते हैं वह 500 रुपए देते हैं लाठियां खरीदने के लिए। हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला सवाल है, जल्दबाजी में कोई काम न करो साथी, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है, मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता। तमस उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? देखिए मजदूर वर्ग की बात चल रही है, मध्यम वर्ग की बात चल रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई मार्क्सवादी होगा जो इस तरह की बात कर रहा होगा। ऑप्शन ए देवदत्त,
ऑप्शन बी जगदीश, ऑप्शन सी कुर्बान अली या ऑप्शन डी डॉक्टर बिशन दास। अब मुझे बताइए कि ये जो डॉक्टर बिशन दास है यह किस उपन्यास के पात्र हैं? डॉक्टर बिशन दास यह धरती धन न अपना, धरती धन न अपना इस उपन्यास के पात्र हैं। देखिए यह जो एक कम्युनिस्ट है तमस उपन्यास में देवदत्त, यह इस तरह की बात कहता है कि जल्दबाजी में कोई काम न करो साथी, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है, मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता। कौन कहता है? देवदत्त कहता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, तमस उपन्यास के पात्र बख्शी जी कुल कितने साल जेल में रह चुके थे? तमस उपन्यास के जो बख्शी जी नामक पात्र है वह कितने सालों के लिए जेल में रह चुके हैं? ऑप्शन ए 14 साल, ऑप्शन बी 15 साल, ऑप्शन सी 16 साल या ऑप्शन डी 17 साल। तो इस सवाल का जवाब है साथियों ऑप्शन सी 16 साल। चलिए हम अगले सवाल पर आते हैं। हमारा 31वां सवाल है, तमस उपन्यास में इत्र फरोश की हत्या कौन करता है? यह सवाल यूजीसी नेट की परीक्षा में आ चुका है कि तमस उपन्यास में इत्र फरोश की हत्या कौन करता है। एक इत्र बेचने वाला आता है, फरोश का अर्थ होता है बेचने वाला, तो उसकी हत्या कौन करता है? इंद्र करता है, रणवीर करता है, धर्मदेव करता है, मनोहर करता है या शंभु करता है? तो साथियों इंद्र नाम का जो लड़का होता है वह इत्र फरोश की हत्या करता है। आप याद रखेंगे, इंद्र नाम का लड़का इत्र फरोश की हत्या करता है। साथियों हमारा 32वां सवाल है, तमस उपन्यास के पहले खंड में कितने अध्याय हैं? यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि तमस उपन्यास यह 2 खंडों में विभाजित है। तमस उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। इसके पहले खंड में है 13 अध्याय और दूसरे खंड में है 8 अध्याय, और टोटल मिलाकर यह जो अध्याय है यह है 21 अध्याय। यह आपको याद रखना है। तो चलिए इस सवाल का जवाब क्या है? तमस उपन्यास के पहले खंड में 13 अध्याय है। साथियों हमारा अगला सवाल है, तमस उपन्यास के द्वितीय खंड में कितने अध्याय हैं? 7, 8, 9 या 10? तो मैंने पहले ही जवाब दे दिया है, तमस उपन्यास के द्वितीय खंड में 8 अध्याय हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, तमस उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? इसका जवाब भी मैंने आपको पहले ही दे दिया है, तमस उपन्यास में कुल 21 अध्याय है। हरनाम सिंह और बंतो किस उपन्यास के पात्र हैं? यूजीसी नेट की परीक्षा में यह सवाल आ चुका है, हरनाम सिंह और बंतो किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन ए धरती धन न अपना, ऑप्शन बी तमस, ऑप्शन सी आपका बंटी या ऑप्शन डी जिंदगी नामा। आप सभी को पता है कि तमस उपन्यास के पात्र हैं हरनाम सिंह और बंतो। हमारा 36वां सवाल है, जहां सबको जानता था वह किसी ने आसरा नहीं दिया, सामान लूट लिया और घर को आग लगा दी, यह जानने वालों से क्या उम्मीद हो सकती है? उन लोगों के साथ तो मैं खेल कर बड़ा हुआ था। तमस उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हरनाम सिंह, ऑप्शन बी लाला लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन सी रघुनाथ या ऑप्शन डी बख्शी जी। साथियों मैंने पहले ही चर्चा की थी कि हरनाम सिंह और बंतो यह तमस उपन्यास के पात्र हैं। ये जो हरनाम सिंह होता है यह अकेला एक गांव में रहने वाला सिख होता है। अब क्या होता है कि जब मुस्लिमों और सिखों में तनातनी बढ़ जाती है, दंगे फैल जाते हैं, तो उस दौरान बंतो और हरनाम सिंह को अपना गांव छोड़कर, अपना दुकान छोड़कर चला जाना पड़ता है। और उस दौरान हरनाम सिंह एक घर में पनाह लेता है जो कि एक मुस्लिम का घर होता है। राजो नाम की एक औरत होती है, एक महिला होती है जो बंतो और हरनाम सिंह को अपने घर में पनाह देती है। और तब हरनाम सिंह अपने बीवी से कहता है कि जहाँ सबको जानता था वहाँ किसी ने आसरा नहीं दिया, सामान लूट लिया और घर को आग लगा दी, यह जानने वालों से क्या उम्मीद हो सकती है? उन लोगों के साथ तो मैं खेल कर बड़ा हुआ था। तो ये पात्र कौन सा है जिसका यह कथन है? हरनाम सिंह का यह कथन है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से पात्र तमस उपन्यास में सिखों और मुसलमानों के बीच अमन बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पात्र सिखों और मुसलमानों के बीच अमन बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं? 1 मोहन सिंह, 2 हयात बख्श, 3 मिर्दाद या 4 लाला लक्ष्मी नारायण। तो साथियों इसका जवाब है मोहन सिंह और मिर्दाद। मोहन सिंह सिखों के बीच अमन कायम करने की कोशिश करता है और मिर्दाद मुस्लिमों के बीच अमन कायम करने की कोशिश करता है।
हमारा अगला 38वां सवाल है, तमस का कौन सा पात्र बंतो और हरनाम सिंह को अपने घर में पनाह देता है? तो इसका जवाब भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तमस उपन्यास का राजो नामक पात्र बंतो और हरनाम सिंह को अपने घर में पनाह देता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल है, ढोक इलाई बख्श, मीरपुर और मुरादपुर इन गांवों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपन्यास में आया है? ऑप्शन ए धरती धन्य अपना, ऑप्शन बी जिंदगी नामा, ऑप्शन सी तमस या ऑप्शन डी मैलाचल। इसका भी जवाब आप लोगों को पता है, तमस उपन्यास में इन गांवों का उल्लेख आया हुआ है। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला सवाल है, घृणा और द्वेष इतनी जल्दी प्रेम और सद्भाव में नहीं बदल सकते, वे केवल भोंडे हास्य और व्यंग में ही बदल सकते हैं। वे इकबाल सिंह को पीट नहीं सकते थे तो कम से कम उसे अपने क्रूर व्यंगों का लक्ष्य बना ही सकते थे। यह उद्धरण किस उपन्यास से संबंधित है? आपको इसका भी जवाब पता है, यह उद्धरण तमस उपन्यास से संबंधित है। देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपने बंतो और हरनाम सिंह का नाम सुना। बंतो और हरनाम सिंह का पुत्र होता है इकबाल सिंह। अब क्या होता है कि जब दंगे भड़क जाते हैं, सिखों और मुसलमानों के बीच दंगे भड़क जाते हैं, आगजनी होने लगती है, हिंसा होने लगती है, लूटमार और बलात्कार होते हैं। उस दौरान और एक घटना होती है कि जबरन धर्मांतरण किए जाते हैं। तो इकबाल सिंह नाम का जो पात्र है उसको कुछ मुस्लिम युवक घेर लेते हैं और उसको जबरदस्ती धर्मांतरण करने के लिए कहते हैं, या तो मौत को चुन या धर्मांतरण कर। तब इकबाल सिंह कहता है कि ठीक है मैं धर्मांतरण करता हूँ, और फिर ये लोग उसे ले जाकर उसका धर्मांतरण करते हैं। एक युवक क्या करता है कि अपने हाथ में एक मांस का टुकड़ा ले आता है और उसके मुंह में डाल देता है कि अब खा मांस। इस तरह से इकबाल सिंह का धर्मांतरण कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि जब इकबाल सिंह मुस्लिम बन गया तब ये जो बाकी लोग होते थे ये उस पर मारपीट तो नहीं कर सकते थे उसके साथ, लेकिन ये क्या कर सकते थे कि उनके क्रूर व्यंगों से उसको आहत जरूर कर सकते थे। तो इस तरह से ये जो उद्धरण है यह इकबाल सिंह के धर्मांतरण का जो प्रकरण है उस वक्त आया है। चलिए हम हमारे अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला सवाल है, तमस उपन्यास में किस पात्र का जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है? ऑप्शन ए इकबाल सिंह, ऑप्शन बी हरनाम सिंह, ऑप्शन सी मुराद अली या ऑप्शन डी कयामत अली। आप सभी को इसका जवाब पता है, इकबाल सिंह का जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। चलिए हम हमारे अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल है, यह लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाइयों की श्रृंखला में एक कड़ी ही थी। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या कहा है लेखक ने कि लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे और सिर मध्य युग में। यानी लड़ाई कब चल रही है? 20वीं सदी में लड़ाई चल रही है, लेकिन उनका जो मस्तिष्क है वो विचार किस प्रकार के कर रहा है? मध्य युग में सिख जिस प्रकार मुस्लिमों को अपना दुश्मन समझते थे, मध्य युग में मुस्लिम जिस प्रकार सिखों और हिंदुओं को अपना दुश्मन समझते थे, तो इस प्रकार से 20वीं सदी में भी ये जो सिख और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे तो वह भी मध्य युग की तरह विचार कर रहे थे। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे और सिर मध्य युग में। सवाल क्या पूछा है कि यह उद्धरण किस उपन्यास से है? तो आप सभी को पता है कि यह उद्धरण तमस उपन्यास से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, तमस उपन्यास में जिन सांप्रदायिक दंगों का वर्णन है उनमें कितने गांव जल जाने का उल्लेख है? तो साथियों, तमस उपन्यास में जिन सांप्रदायिक दंगों का वर्णन है उसमें 103 गांव जल जाने का उल्लेख है। कितने गांव जल जाने का उल्लेख है? 103। यानी कि दंगों के दौरान लोग कुछ नहीं देखते, जला देते हैं, मार देते हैं, लूट लेते हैं, बलात्कार करते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं दंगों के दौरान होती है। 103 गांव लोगों ने जला दिए थे। चलिए अगला सवाल है, हमारा 44वां सवाल है, पन्नों पर एक खाना और जोड़ दो, गरीब कितने मरे और खाते पीते लोग कितने मरे? तमस उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी जगदीश, ऑप्शन सी कुर्बान अली या ऑप्शन डी डॉक्टर भीषण दास। साथियों, गरीबों और अमीरों की बात कौन करते हैं? निम्न वर्ग और उच्च वर्ग की बात कौन करते हैं? शोषक और शोषितों की बात कौन करते हैं? तो ये जो बात करने वाले होते हैं ये होते हैं मार्क्सवादी। और इस उपन्यास में, तमस उपन्यास में देवदत्त नाम का एक मार्क्सवादी पात्र है। तो ये जो कथन है यह देवदत्त का है। आपको पता होना चाहिए कि यह कथन किसका है? देवदत्त का है। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा 45वां सवाल है,
प्रकाशो और अल्लाह रखा किस उपन्यास के पात्र हैं? प्रकाशो और अल्लाह रखा किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन ए राग दरबारी, ऑप्शन बी झूठा सच, ऑप्शन सी तमस या ऑप्शन डी मैला आंचल। दोस्तों जब दंगे होते हैं तब क्या होता है कि प्रकाशो नाम की एक लड़की होती है जो कि ब्राह्मणी होती है, ब्राह्मण परिवार से होती है। एक मुस्लिम युवक होता है अल्लाह रखा, उसकी नज़र उस पर होती है और जब दंगे हो जाते हैं तो इसका फायदा उठाकर वो क्या करता है कि प्रकाशो नाम की लड़की को उठाकर अपने घर ले जाता है और दंगों के दौरान इसके जो माता पिता होते हैं ये तो कहीं दूसरी जगह भाग गए होते हैं। अब होता यह है कि बाद में अल्लाह रखा और प्रकाशो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और रहने लगते हैं। अब प्रकाशो के माता पिता के सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि उनकी लड़की ने तो एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली है, अब वो अपनी बेटी को फिर से वापस अपने घर में कैसे लाए, क्योंकि उसने तो मांस मछली खाई होंगी और ये तो ब्राह्मण है, इनका धर्म भ्रष्ट हो गया होगा। तो इस तरह के जो विचार है, जो कुविचार है कहेंगे हम, उनका भी उल्लेख इस उपन्यास में प्रकाशो और अल्लाह रखा इनके प्रकरण के माध्यम से आया है। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला सवाल है, भीष्म साहनी ने तमस उपन्यास किसे समर्पित किया है? भीष्म साहनी ने तमस उपन्यास किसे समर्पित किया है? ऑप्शन ए बलराज साहनी, ऑप्शन बी सोम आनंद, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव या ऑप्शन डी सोमराज साहनी। तो दोस्तों भीष्म साहनी ने तमस उपन्यास उनके बड़े भाई बलराज साहनी को, उनके बड़े भाई बलराज साहनी को समर्पित किया है। धरती धन्य अपना यह जो जगदीश चंद्र का उपन्यास है उसे जगदीश चंद्र ने सोम आनंद को समर्पित किया है। आपका बंटी जो उपन्यास है उसे मन्नू भंडारी ने राजेंद्र यादव को समर्पित किया है। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो भीष्म साहनी ने तमस उपन्यास उनके बड़े भाई बलराज साहनी को समर्पित किया है। अगला सवाल है, तमस उपन्यास का कौन सा पात्र दिखने में जवाहरलाल नेहरू जैसा लगता था? तमस उपन्यास का कौन सा पात्र दिखने में जवाहरलाल नेहरू जैसा दिखता था? ऑप्शन ए मेहता, ऑप्शन बी बख्शी जी, ऑप्शन सी जर्नेल या ऑप्शन डी रामदास। चलिए बताइए इस सवाल का जवाब। साथियों इस सवाल का जवाब है मेहता। मेहता दिखने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दिखते थे। हमारा 48वां सवाल है, तमस उपन्यास में कितने दिनों की घटनाओं का चित्रण है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 6। तो इसका सवाल है 5 दिनों की घटनाओं का वर्णन है तमस उपन्यास में। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल है, फीसाद कराने वाला भी अंग्रेज, फीसाद रोकने वाला भी अंग्रेज, भूखों मारने वाला भी अंग्रेज, रोटी देने वाला भी अंग्रेज, घर से बेघर कराने वाला भी अंग्रेज, घरों में बसाने वाला भी अंग्रेज। तमस उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? ऑप्शन ए मुराद अली, ऑप्शन बी नत्थू, ऑप्शन सी बख्शी जी या ऑप्शन डी लाला लक्ष्मी नारायण। साथियों इस सवाल का जवाब है बख्शी जी। बख्शी जी कहते हैं कि फिसाद कराने वाला भी अंग्रेज, फिसाद रोकने वाला भी अंग्रेज, भूखों मारने वाला भी अंग्रेज, रोटी देने वाला भी अंग्रेज, घर से बेघर कराने वाला भी अंग्रेज, घरों में बसाने वाला भी अंग्रेज। तो बख्शी जी का यह कथन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 50वां सवाल है, मृत सुअर को मस्जिद के दरवाजे पर फेंकने वाला कालू किस धर्म का था? मृत सुअर को मस्जिद के दरवाजे पर फेंकने वाला कालू किस धर्म का था? अब यह सवाल क्यों पूछा गया आपसे? क्योंकि मस्जिद पर फेंका जा रहा है, यानी कि मुस्लिमों के धार्मिक स्थल पर फेंका जा रहा है। जिसने काटा वो एक चमार था नत्थू, और फेंका किसने? तो ईसाई धर्म का होता है वो कालू। किस धर्म का होता है? ईसाई धर्म का। और ईसाई धर्म के उस दौरान जो लोग थे वो कौन थे? वो थे अंग्रेज। यानी कि यह सब चालाकी किसकी थी? अंग्रेजों की थी। कि सुअर मार दिया, उसको मस्जिद की सीढ़ियों पर डाल दिया, अब मुस्लिम भड़केंगे, वो गायों को मारेंगे, गाय मर जाने के बाद हिंदू भड़केंगे और हिंदू और मुस्लिमों में तनातनी बढ़ेंगी, आगजनी होंगी, दंगे होंगे, और फिर क्या होगा? अंग्रेज तो सुरक्षित रहेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। तो चलिए हम हमारे अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल है, सांप्रदायिक दंगे की शिकार साहसी युवती जो हरनाम सिंह की अभागिन पुत्री थी उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए जसवीर कौर, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी प्रकाशो या ऑप्शन डी राजो। तो साथियों मैंने क्या कहा था कि बंतो और हरनाम सिंह, इनके पुत्र का नाम क्या था? इकबाल सिंह। और इनकी पुत्री का नाम क्या है? इनकी पुत्री का नाम था जसवीर कौर। क्या नाम था?
जसवीर कौर। चलिए हम अगले सवाल पर आते हैं। हमारा 52वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लाला लक्ष्मी नारायण को अपनी नीली ड्यूक गाड़ी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है? निम्नलिखित में से कौन लाला लक्ष्मी नारायण, पता है ना आपको, प्रधान, जिन्होंने 500 रुपए दिए थे लाठियां खरीदने के लिए, और इनका ही लड़का था रणवीर, जो कि युवक संघ में काम करता था। अखाड़ा संचालक देवव्रत उसे हिंसा करने के लिए प्रेरित करता था। तो लाला लक्ष्मी नारायण को अपनी नीली ड्यूक गाड़ी से सुरक्षित स्थान पर कौन पहुंचाता है? ऑप्शन ए इकबाल सिंह, ऑप्शन बी शाहनवाज, ऑप्शन सी मुराद अली, या ऑप्शन डी नानकू। तो इस सवाल का जवाब है साथियों शाहनवाज। शाहनवाज के पास एक नीली ड्यूक गाड़ी होती है। वो क्या करता है कि लाला लक्ष्मी नारायण को अपनी गाड़ी से दंगों के दौरान एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों ये थे लगभग 52 सवाल तमस उपन्यास पर आधारित प्रश्नोत्तरी के। इनके जवाब मैंने आपको दे दिए, डिटेल में डिस्कशन कर लिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में सवाल लिखिए, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।